Good morning, dear students. Today we will discuss spherical capacitor. As you know that your capacitor is a device which stores your electric charges. So depending on the shape of the plates of capacitors, the capacitors have been categorized into three types. So first type was parallel plate capacitor, second was your spherical capacitor, and third is your cylindrical capacitor. Today we will focus on your spherical capacitor. So your spherical capacitor is just consisting of two spherical shells having different radii. हमें चार्ज को स्टोर करना है दो स्फेरिकल शेल्स के बीच में. एक स्फेरिकल शेल हाई पोटेंशियल पे होगा, दूसरा आपका लो पोटेंशियल पे होगा. उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी. जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी वहीं पे आपकी एनर्जी स्टोर होगी. और वो कौन सी फॉर्म होगी एनर्जी की? वो इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी. कहने का मतलब ये है कैपेसिटर के अंदर हम चार्जेस को स्टोर करेंगे. इनडायरेक्टली वी आर स्टोरिंग electrical energy. So your spherical capacitor is consisting of two spherical shells. Here is first spherical shell having radius A. So it is given some charge. So let plus Q charge is given to it. इट इज़ स्फेरिकल इन शेप, तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी ज़ीरो. जो भी चार्ज चाहे इसके इनर सरफेस पे हम इंट्रोड्यूस करें एकदम से फ्लोट करके इसके आउटर सरफेस में आ जाएगा. उसी तरह से जैसे आपके पास छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े हों, सूखी लकड़ी के, आप उनको मुट्ठी में बंद करके पानी से भरे हुए टब में अपनी मुट्ठी को डालिए पानी के अंदर. जैसे ही आप मुट्ठी को खोलोगे then what will happen? जो लकड़ी के छोटे छोटे पीसेस होंगे एकदम से पानी के सरफेस की तरफ भागेंगे. उसी तरह से यहाँ पे जो भी चार्जेस हम कहीं पे भी इंट्रोड्यूस करें, आपके सारे के सारे चार्जेस इस स्फेरिकल कंडक्टर के आउटर सरफेस पे एकदम से इकट्ठे हो जाएंगे. इसका जो रेडियस है लेट इट इज ए. अब इसको हम सराउंड करेंगे, इसके बाहर एक बड़ा स्फेरिकल कंडक्टर रखेंगे. देन व्हाट विल हैपन? सी, ये आपके पास दूसरा स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस आपके पास b है. द रेडियस ऑफ आउटर स्फेरिकल शेल इज b. नाउ व्हाट हैपन्स ड्यू टू इंडक्शन की वजह से आपके इसके इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्जेस अपीयर होंगे. यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस विल अपीयर. जितना पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर हमने रखा होगा, अगर प्लस क्यू चार्ज रखा है इंडक्शन की वजह से यहाँ पे उतना ही माइनस क्यू चार्ज अपीयर होगा. ये माइनस चार्ज क्यों अपीयर होगा? क्योंकि हमें पता है कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ये जो पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, बाहर वाले कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे. So the electrons of the outer spherical shells is being attracted by the charges which are being present on the outer surface of your inner spherical shell. Then what happens? जहाँ से इलेक्ट्रॉन आपके मूव करेंगे वहाँ पे वो relatively पॉजिटिव चार्ज छोड़ के आएंगे. तो कहने का मतलब ये है जो आपका आउटर स्फेरिकल शेल है उसके आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी? वो प्लस क्यू चार्ज होगी जितनी आपने इनर स्फेरिकल शेल के ऊपर चार्ज रखा है. नाउ आपके कैपेसिटर के केस में एक जो कंडक्टर होता है दैट इज ऑलवेज ग्राउंडेड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ योर कैपेसिटर. तो इसको हम ग्राउंड कर देते हैं. ग्राउंड करने का मतलब आपका जो आउटर स्फीयर है वो ज़ीरो पोटेंशियल पे होगा. जैसे इसको ग्राउंड किया जाएगा देन व्हाट विल हैपन?
आपकी जो अर्थ है दैट बिहेव्स एज अ सोर्स एंड सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो सिचुएशन ये डिमांड करे कि ये जो आपका बाहर वाला कंडक्टर इसके सरफेस के ऊपर आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इन पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अर्थ से मूव करेंगे यूं करके, और इन सभी पॉजिटिव चार्जेस को क्या करेंगे, इन सभी पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देंगे। और कैसी आपकी स्ट्रक्चर हो जाएगी, एक बार फिर से मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। सो ये आपके पास inner spherical shell, so it is given some positive charge. So here is your outer spherical shell, so negative charges will appear here. Now see, so outer, आपका जो outer spherical shell, it is grounded, meaning thereby no charges are there on the outer surface of your outer spherical shell. So now see here, electric field will exist. कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एग्जिस्ट करेगी, आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल एग्जिस्ट बिटवीन, किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड विल एग्जिस्ट बिटवीन टू स्फेरिकल शेल्स। पॉजिटिव चार्जेस से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शुरू होती हैं, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती हैं। सो इस तरह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। सो यूं करके यू कैन शो लाइक दिस। सो यूं करके आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी। जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी वहीं पे आपकी एनर्जी स्टोर होगी, वहीं पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होगी। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ योर स्फेरिकल कैपेसिटर। तो एज यू नो दैट योर कैपेसिटी ऑफ योर कैपेसिटर इज गिवन बाय a general expression that is C is equal to Q upon V. यहाँ पे Q है, Q is the charge which is given to your conductor and V is the potential difference between these two spherical shells. जो कैपेसिटर की दो प्लेट्स होती हैं उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक रिलेशन यूज करेंगे। आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, द रिलेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ये आपके पास एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को यूज करके हम इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे बाय यूजिंग गॉसेस थ्योरम। लेट्स सी हाउ इट इज डन। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन इफ वी क्रॉस मल्टीप्लाई देन व्हाट वी हैव, E इन डॉट dr होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर, dr इज अ वेक्टर, dr आपका रेडियल वेक्टर है और आपका dv जो है वो स्केलर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो दो वेक्टर क्वांटिटीज का जो डॉट प्रोडक्ट होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू अ स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे दोनों के बीच में। वी विल मेक यूज ऑफ योर गॉसेस लॉ। तो यहाँ से टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा इन दोनों के बीच में। वी विल डिवाइड दिस होल एनुलर रीजन इनटू इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्फेरिकल शेल्स। हम गॉसियन सरफेस ए से लेकर बी तक कंसीडर करेंगे। ये ए है और आपका जो बी है कहाँ से, यहाँ से लेकर आपके इनर जो स्फेरिकल शेल है उसके आउटर सरफेस से लेकर आपका जो आउटर स्फेरिकल शेल है उसके इनर सरफेस तक हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम गॉसियन सरफेसेस ड्रॉ करेंगे और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इस तरह से निकालेंगे। तो टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको निकालने के लिए वी विल मेक यूज ऑफ योर गॉसेस लॉ। सो लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए वी आर यूजिंग हियर गॉसेस लॉ, दैट इज E डॉट ds।
अगर सरफेस क्लोज है तो यहाँ पे क्लोज सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास सोल्यूशन है गॉसेस लॉ के हिसाब से। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा मैथमेटिकल ट्रिक यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे इंटेलिजेंटली, क्लेवरली। इस तरह से करेंगे ताकि हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करना आसान हो जाए। गॉसियन सरफेस की सिलेक्शन हम इस तरह से करेंगे ताकि उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है, हर पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट हो। दिस है गॉसियन सरफेस और इसका जो रेडियस है, लेट द रेडियस ऑफ ए गॉसियन सरफेस इज आर, स्मॉल आर। नाउ each and every point which is lying on your Gaussian surface is equidistant. अगर equidistant है because your electric field depends upon distance. अगर distance सेम होगा तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी सेम होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर सेम हो गई तो इसका मतलब हर पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होगी। इंटीग्रल से हम बाहर निकाल सकते हैं इसको। तो यहाँ देखिए जरा, डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का। यहाँ पे E और ds के बीच में गॉसियन सरफेस के ऊपर मैंने छोटा सा सरफेस एलिमेंट लिया। इसका जो सरफेस या वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन भी बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ है, यूं करके हर पॉइंट पे यूं करके बाहर की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ds वेक्टर जो है दोनों ही सेम डायरेक्शन में है। अगर ये सेम डायरेक्शन में है तो इनके बीच में एंगल आपका 0 डिग्री। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ये एक्सप्रेशन, सो magnitude of first vector into magnitude of your second vector into cos of 0 degree. Cos of 0 is 1, तो आपका एक्सप्रेशन बन गया q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बना आपके पास एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में देखिए जरा, cos थीटा 0 है, cos 0 इज 1, तो आपके पास एक्सप्रेशन थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाएगा। e इंटू डी एस इट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास वैल्यू रहेगी गॉसियन सरफेस के ऊपर। बिकॉज हम ये जो वैल्यू निकाल रहे हैं, ये वैल्यू निकाल रहे हैं हम गॉसियन सरफेस के लिए। सो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा गॉसियन सरफेस से कितना निकलेगा, तो ई की वैल्यू कांस्टेंट होगी, इट कैन बी टेकन आउट। तो यहाँ से आपके पास रहेगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस। ई निकल गया बाहर बिकॉज ई इज कांस्टेंट फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट विच आर लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ गॉसियन सरफेस। अब यहाँ पे जो ds है, ये जो ds है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द सरफेस एरिया ऑफ योर गॉसियन सरफेस, जिसका रेडियस आपका r है। तो स्फेरिकल शेप में है, तो जो स्फीयर होता है उसका सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला रहता है। अब ये जो ds की वैल्यू है, इस वैल्यू को यूज़ करेंगे हम इस इक्वेशन में। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, here is 4 pi r square और it is equal to q by epsilon naught, isn't it? यहाँ से देखिए ज़रा, जो E की वैल्यू होगी, so the value of electric field that comes out to be, इसको ले जाएंगे राइट हैंड साइड। तो आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा 1 अपॉन 4 पाई epsilon naught, here is q upon, here is r square. This is an expression for electric field. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एग्जिस्ट करेगी r डिस्टेंस पे। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है। इस इक्वेशन को इसको हम यूज़ करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को मैं दोबारा से रीराइट कर रहा हूँ और थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूँगा। सो डी वी, योर फर्स्ट इक्वेशन इज डी वी, नेगेटिव साइन को मैंने राइट हैंड साइड के लिए ले गया। सो ये बना आपके पास ई डॉट डी आर विद नेगेटिव साइन। अब देखिए जरा, यहाँ पे जो मैंने जैसे पहले कहा कि A से लेकर B तक, A आपका रेडियस है इनर स्फेरिकल शेल का, B आपका बाहर का है। A से लेकर B तक या B से लेकर A तक हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ गॉसियन सरफेसेस ड्रॉ कर सकते हैं, इजंट इट? तो ये बिहेव करेंगे किसकी तरह, ये बिहेव करेंगे आपके कैपेसिटर्स। कहने का मतलब A से लेकर B तक वी आर हैविंग infinite number of capacitors which are joined together। तो उनके बीच में पोटेंशियल कितना होगा, डिफरेंस कितना होगा, जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है तो उसकी वैल्यू सीरीज में क्या होती है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3।
ये टोटल पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, V1 प्लस V2 प्लस सो ऑन सो फोर्थ V3 सो ऑन सो फोर्थ, इस तरह से आपकी वैल्यू रहती है। अगर कंटिन्यूस आपके पास जैसे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास डिस्क्रीट वैल्यूज़ हों तो समेशन चलता है, अगर कंटिन्यूस वैल्यूज़ हों तो फिर हम वी विल गो फॉर योर इंटीग्रेशन, तो हम सीधे इंटीग्रेट करेंगे और हमें समेशन मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए ज़रा, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में निकालना हमें, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए वी हैव टू इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे प्रॉपर लिमिट्स के साथ, और आपकी लिमिट्स चलेंगी बी से लेकर ए तक। बी को मैंने इसलिए सिलेक्ट किया बिकॉज द पोटेंशियल ऑफ वी इज 0 वेयर एज योर ए इज एट हाई पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल पे है। इस एक्सप्रेशन में हम वैल्यू यूज करेंगे, नाउ वी विल मेक यूज ऑफ योर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देयरफॉर नाउ यूजिंग दिस वैल्यू हियर, यहाँ पे यूज किया तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ गया, माइनस हियर इज बी टू ए। सो इस वैल्यू को यूज करिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हियर इज क्यू बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे डी आर, इजंट इट। और ई और डी आर के बीच में अगेन देखिए जरा, नाउ सी ई और डी आर के बीच में जो एंगल है वो दोबारा से आपका जीरो है। डी आर इज अ रेडियल वेक्टर और ई भी आपका रेडियली आउटवर्ड है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर इनटू कॉस ऑफ जीरो, कॉस ऑफ जीरो इज 1, तो सीधे आपके पास ये बन जाएगा यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिखा है। इससे पहले एक स्टेप मैं अगर इंट्रोड्यूस कर दूँ तो ये बन गया आपके पास ई डी आर, इस तरह का एक्सप्रेशन। उसके बाद ये एक्सप्रेशन आपके पास। अब हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू इज लेट दिस इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे। सो हियर इज v इज इक्वल टू इंटीग्रल लिमिट्स स्टार्ट फ्रॉम v टू a। सो यहाँ पे आपके पास एक्सप्रेशन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हियर इज q बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास dr है। इसमें देखिए कुछ एक टर्म्स हैं जो कांस्टेंट हैं और उनको साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे तो आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या रहेगा। सो इंटीग्रल, यहाँ पे मैं इन टर्म्स को बाहर निकाल रहा हूँ। सो हियर इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, here is q is also constant, so it is taken out from the sign of integration, so your limits vary from b to a, और यहाँ पे रहा आपके पास 1/r square और यहाँ पे dr। now we have to go for integration, we have to integrate this expression। so कैसे निकालेंगे, ये जो r है डिनोमिनेटर में इसको ऊपर ले जाएंगे, इसकी पावर आपकी पॉजिटिव है डिनोमिनेटर में, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, इसकी पावर में एक ऐड करेंगे, जो पावर बन जाएगी उस पावर से हम डिवाइड कर देंगे। वही आपके पास इसका तरीका है इसको इंटीग्रेट करने का, तो करिए ज़रा। सो हियर इज q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इजंट इट। तो इसको लेके मैं ऊपर, सो योर एक्सप्रेशन बिकम्स r रेज़ टू पावर -2, हियर इज dr। अब r की पावर में एक ऐड करो, सो यहाँ से इसका इंटीग्रल क्या बन जाएगा, नेगेटिव साइन इज आल्सो देयर, तो ये बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ पे सो दिस एक्सप्रेशन बिकम्स, इसकी पावर में एक ऐड करिए तो ये बन गया आपके पास r रेज़ टू पावर -2 + 1, और यहाँ पे -2 + 1, और ये भी क्या बन गया, -2 + 1 इज -1, सो हियर इज b to a। -1 होगा, ये जो -1 है ये इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन रहेगा। आई एम राइटिंग दिस फाइनल एक्सप्रेशन हियर। सो हियर इज q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे रहा आपके पास 1/r, r की पावर -1 होगी, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। आपकी जो लिमिट्स हैं, योर लिमिट्स वेरी फ्रॉम b to a। नाउ विल मेक यूज ऑफ द लिमिट्स को पुट करेंगे सॉल्यूशन में। आफ्टर यूजिंग द वैल्यूज ऑफ लिमिट्स, सो व्हाट वी हैव, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी,
अपर लिमिट जहाँ पे आर है वहाँ पे अपर लिमिट ए पुट करिए, फिर माइनस लोअर लिमिट ए बन गया 1/b के बराबर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। नाउ वी विल solve this expression by taking LCM. Therefore, your expression becomes q upon 4 pi epsilon naught, isn't it? So LCM is a into b because a and b are prime numbers. So यहाँ से रहेगा आपके पास b minus a. This is an expression for the potential difference between two spherical shells which are at a different potential. इन दोनों के बीच में। नाउ अब पहली जो इक्वेशन थी आपके पास c इज इक्वल टू क्यू वाई वी, वहाँ पे v की वैल्यू यूज़ करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी? वी नो दैट c इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ये आपके पास की पॉइंट था। कैपेसिटी निकालने के लिए कोई भी केस हो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, सिलिंड्रिकल हो, आपका वट एवर बी द शेप ऑफ योर कैपेसिटर, हम हमेशा ही v की वैल्यू निकालते हैं दो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, तो Q की फॉर्म में निकालते हैं। यहाँ यूज़ करिए इस वैल्यू को, देयरफॉर योर एक्सप्रेशन बिकम्स Q अपॉन, इस वैल्यू को यूज़ करिए, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आ गया b माइनस ए, इजंट इट, और यहाँ पे ए बी। नाउ सी हियर, सो इस तरह से लिखेंगे इसको, Q कैंसिल विद Q, ये आपके डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट इज ट्रांसफर टू द न्यूमरेटर, देयरफॉर your expression becomes, here is 4 pi epsilon naught, here is AB divided by B minus A. This is the final expression for the capacity of your, कौन सा कैपेसिटर है ये? This is your spherical capacitor. So students, so this is a very simple expression for the capacity of your spherical capacitor. So let us have a quick recap what we have done so far. तो हमने स्फेरिकल कैपेसिटर में दो स्फेरिकल कंडक्टर कंसीडर किए, जिसमें से एक हाई पोटेंशियल पे है जिसके ऊपर हमने प्लस क्यू चार्ज रखा, दूसरा उसको एनक्लोज करता हुआ को कंडक्टर कंसीडर किया जिसके इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज अपीयर हुआ, बाहर वाले कंडक्टर को हमने ग्राउंड किया। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों के एनुलर रीजन के बीच में एग्जिस्ट करती है। अंदर वाले जो कंडक्टर है उसके सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुरू होती हैं और बाहर वाले जो कंडक्टर है उसके इनर सरफेस पे टर्मिनेट हो जाती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बाहर भी ज़ीरो होती है और जो बीच में जो आपका इनर स्फेरिकल शेल है उसके बीच में भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो होती है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो होती है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, एनुलर रीजन बी और ए के बीच में एग्जिस्ट करती है, वहीं पे आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती है। तो कैपेसिटी निकालने के लिए Q अपॉन V आपका फॉर्मूला, इसको निकालने के लिए हमने क्या किया, V की वैल्यू निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर वैल्यू रहती है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, E और डी आर इज इक्वल टू माइनस डी वी। तो E और डी आर के बीच में एंगल, दोनों आपके पास वेक्टर हैं, सेम डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में एंगल ज़ीरो, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इंटू कॉस ऑफ जीरो, दैट इज सिंपली 1। तो सीधे आ जाएगा आपके पास डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना हो तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस एक्सप्रेशन को। तो v की वैल्यू क्या आएगी, v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल, किस चीज़ का इंटीग्रल आएगा आपका, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे भी इसको कहा जाता है। सो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें निकालनी विद नेगेटिव साइन, वहाँ से हमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मिलेगी। तो बीच में हमें वी हैव टू मेक यूज ऑफ योर गॉसेस लॉ इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई की वैल्यू निकालने के लिए हमें गॉसेस लॉ को यूज़ करना पड़ेगा। गॉसेस लॉ को यूज़ करते हुए हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। तो गॉसेस लॉ की यूज़ करने के लिए the selection of your Gaussian surface is very important. We have to cleverly, intelligently select the shape of your Gaussian surface such that the value of electric field will be zero at each and every point. ताकि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए, ताकि हम इंटीग्रल को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो फाइनली ई की वैल्यू निकाली, ई की वैल्यू को शुरू के एक्सप्रेशन में रखा हमने, इंटीग्रेट किया और फाइनली आपके पास एक्सप्रेशन आया C is equal to 4 pi epsilon naught AB upon B minus A.
So this is the expression for the capacity of your capacitor. अगर एयर हो, ऐसा भी हो सकता है कि दो स्फेरिकल शेल्स के बीच में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा तो आपका जो एक्सप्रेशन है इट इज़ फर्दर मॉडिफाइड लिटिल बिट. इसको हम उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे. पहले के कुछ एक रिलेशंस में डेरिवेशंस में आपने किया होगा. तो यहाँ पे के लिख रहा हूँ मैं, के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट of the medium which is being introduced between two spherical shells. तो यहाँ पे ए बी अपॉन बी माइनस ए. तो कैपेसिटी जो है आपकी कैपेसिटी की वो इंक्रीज कर जाती है जैसे कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं. तो यहाँ से क्लियर है जो कैपेसिटी है वो डिपेंड कर रही है. देखिए ज़रा, तो रेडियस ऑफ योर फर्स्ट कंडक्टर एंड द रेडियस ऑफ ए सेकेंड कंडक्टर, और दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू उनके रेडियाई का जो डिफरेंस है. And capacity always depends upon the dielectric constant of the medium which is being taken between the two plates of your capacitor. So after deriving this expression, we will solve some numerical problems based on the capacity of spherical capacitor. Here's your first question. Your first question is calculate the capacitance of a spherical capacitor if the diameter of inner shell, diameter दे रखा है इसने, d1 is equal to, लिखते चलेंगे, पहले विजुलाइज करेंगे हम इसको. तो diameter of inner shell is 0.2 meter and that of outer sphere is 0.3 meter. The space between them being filled with a liquid having dielectric constant 20. Very simple question. ये आपके पास कोई. So here's the first spherical shell, here's the second spherical shell. So इसका diameter दे रखा है, diameter is given to us. So its value is d1 मान लिया इसको, its value is 0.2 मीटर. और जो दूसरा है उसका जो diameter है, its diameter is 0.3. हमें पहले रेडियस निकालना होगा. तो यहाँ से d1 इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज़ 0.2 मीटर. तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपका रेडियस क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ दिस वैल्यू. तो यहाँ से a की वैल्यू हो गया आपके पास 0. तो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, a इज़ इक्वल टू, सो a इज़ इक्वल टू 0.2 डिवाइड बाई 2, दैट इज़ इक्वल टू 0.1 मीटर, isn't it? So now see here. उसी तरह से जो आपका बाहर वाला स्फेरिकल आउटर स्फीयर है उसका जो रेडियस है दैट इज़ b. तो इसको लिख लो पहले. सो इट इज़ 0. हियर इज, इसको डायमीटर लिखूँगा मैं, इट इज़ डायमीटर, इसको d2 लिख रहा हूँ मैं. सो हियर इज d2 इज इक्वल टू 0.3 मीटर. तो रेडियस क्या होगा, रेडियस इज़ द हाफ ऑफ द डायमीटर. तो बाहर वाला जो आपका स्फेरिकल शेल है उसका डायमीटर हमने b से रिप्रेजेंट किया था. सो b इज़ इक्वल टू d/2. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.3 डिवाइड बाई 2. सो इट इज़ इक्वल टू 0. हाउ मच, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी, बोलो ज़रा, 15 मीटर, isn't it? Now अब हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k, द वैल्यू ऑफ k इज गिवन टू अस, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज गिवन टू अस 20 दे रखा है, इट्स अ नंबर. नाउ द कैपेसिटी ऑफ योर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाय, क्या फार्मूला निकाला अभी हमने, कैपेसिटी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे था ए बी अपॉन बी माइनस ए. यूज़ करेंगे वैल्यूज़. सो ए इज़ गिवन टू यू, बी इज़ गिवन टू यू, बी एंड ए बोथ आर नोन टू अस. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए ज़रा यहाँ पे इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कांस्टेंट है. इस वैल्यू इज 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर. सो इट इज़ पर कूलम स्क्वायर. सो पर कूलम, हियर इज पर कूलम स्क्वायर. सो यूँ करके. So everything is known to us. Now we will use all these values here. Therefore, the capacity of your capacitor becomes
तो ये वैल्यू बन गई 1/9 इंटू 10⁻⁹ the value of a, the value of a is 0.1, the value of b is 0.15, isn't it? Now see here, और उसके बाद आपके पास वैल्यू क्या है, और अगर यहाँ पे डायरेक्ट मीडियम है इसके बीच में तो k भी लिखेंगे. सो दिस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ b इज 0.15 माइनस 0.1 इंटू 20. इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. नाउ वी विल सॉल्व इट. वेरी सिंपल कैलकुलेशंस. सो हियर इज, इसको ले गया मैं ऊपर 10⁻⁻9, एक ज़ीरो इधर नीचे -1, इसकी 2 ज़ीरो नीचे. हाँ, तो यहाँ से इस तरह से हम इसकी कैलकुलेशंस करेंगे. -9 ऑफ कोर्स, इसकी -1 ज़ीरो इधर नीचे डिनोमिनेटर में, इसकी 2 ज़ीरो, तो ये हो गया. यस इट इज़. और इसकी वैल्यू जो डिनोमिनेटर में है आपके पास, यहाँ पे 9 होगा, इसको आप ब्रैकेट में रख सकते हो. यहाँ पे 0.1, और इसकी ज़ीरो तो हमने यूज़ कर लिया है, इसका ज़ीरो हमने यूज़ कर लिया, तो यहाँ पे इंटू 20, इसकी ज़ीरो भी हमने यूज़ कर लिया है. इसको अगर हम घटा लें, सो द वैल्यू कम्स आउट विद 0.05. यस इट इज़. इसकी 2 ज़ीरो लग जाएंगी ऊपर. तो फाइनली what we have, if we make calculation, so this value comes out to be 0. If we make calculations, this value comes out to be 0.66 into 10⁻⁻9. Yes it is. So 10⁻⁻9 is nano, isn't it? So this value comes out to be 0.66 nanofarad. So this is the answer of this question. So here's the answer of this question. So you can highlight it like this. Now we will go for another question. So here's the second question. Now see, very simple question. Question number 2 is, the stratosphere acts as conducting layer for the earth, isn't it? Here's the earth. अर्थ का रेडियस कितना होता है? 6,400 किलोमीटर्स. सो आई एम अगेन, so here's earth, so having a radius, so having a radius 6,400 kilometers. So the radius of earth is, I'm writing here radius, it is 6,400 kilometers. Kilometers के बना लो मीटर. 1 kilometer is having 1,000 meters. Therefore this expression becomes, तो कितना हो जाएगा ये बन जाएगा 6.4 into 10⁻⁶ मीटर. मैंने सारी कैलकुलेशंस इसमें कर लिया. सो नाउ इफ द स्ट्रेटोस्फीयर एक्सटेंड्स बियॉन्ड 50 किलोमीटर्स, तो 50 किलोमीटर के बाहर आपका स्ट्रेटोस्फीयर कंडक्टिंग लेयर है ना, जो कंडक्टिंग लेयर होती है 50 किलोमीटर के बाहर शुरू होती है. देन कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर फाउंड बिटवीन स्ट्रेटोस्फीयर और अर्थ के स्फीयर में. जो स्ट्रेटोस्फीयर होगा उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो स्ट्रेटोस्फीयर. यस इट इज. तो इसकी जो रेडियस है, द रेडियस इज गिवन टू अस, 50 किलोमीटर बाहर होगा. अर्थ के सेंटर से लेकर सरफेस तक का जो डिस्टेंस है वो है 6,400 किलोमीटर. तो 50 किलोमीटर और ऐड कर लो उसमें, तो स्ट्रेटोस्फीयर का रेडियस क्या हो जाएगा? सो यहाँ पे ए की वैल्यू हो गई आपके पास, दिस द वैल्यू ऑफ ए. तो जो स्ट्रेटोस्फीयर जहाँ से शुरू होगा उस डिस्टेंस को हम बी मान के चलेंगे. सो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? सो इट विल बी 50 किलोमीटर और ऐड कर लो इसमें, तो ये बन जाएगा 6,450 किलोमीटर्स. इसको कन्वर्ट कर लो मीटर में,
तो इंटरनेशनल साइन कन्वेंशंस हैं, आपके जो यूनिट्स होते हैं साइंस में, दे आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन सिंगुलर फॉर्म, देयरफॉर आई एम यूजिंग हियर किलोमीटर, नॉट किलोमीटर्स. सो नाउ कन्वर्टिंग इट इनटू मीटर्स, देयरफॉर तो कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू 6.45 इंटू 10⁻⁶ मीटर. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ योर स्फेरिकल कैपेसिटर. उसकी वैल्यू हमने पहले ही निकाल रखी है, तो वैल्यू है आपके पास 4πε0. हियर इज ए बी अपॉन बी माइनस ए. वैल्यूज यूज करिए. 4πε0 की वैल्यू 1/9 इंटू 10⁻, लेकिन ये न्यूमरेटर में है दिस वैल्यू. हाँ, क्योंकि 4πε0 आपके न्यूमरेटर में है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो डिनोमिनेटर में लिखी जाएगी. ऑफ कोर्स आई एम ऑलराइट, दिस इज राइट. सो तो यहाँ पे a की वैल्यू, नाउ सी हियर द वैल्यू ऑफ a इज 6.4 इंटू 10⁻⁶. द वैल्यू ऑफ b इज 6.45 into 10⁻⁶. 10⁻⁶ or 10⁻⁶, if bases are the same then powers get added, add हो जाती हैं. सो ओब्लिक यहाँ पे b माइनस ए, तो b माइनस ए इन दोनों में देखिए कॉमन 6⁻, 10⁻⁶ आपका कॉमन है, therefore it can be written as, so it is 6.45 minus 6.40 into 10⁻⁶. एक 10⁻⁶ के साथ कैंसिल हो गया. सो नाउ इफ यू मेक कैलकुलेशंस, सो now you can make the calculations. So this value comes out to be 1/9. इसको ऊपर ले जाओ, ये बन गया आपके पास 10⁻⁻9, isn't it? और यहाँ पे 10⁻⁶ है तो यहाँ पे +6 है. तो आपके पास क्या रहा, इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो. So here is 6.4 into 6.45 divided by, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लो. सो हियर इज़ 5, हियर इज़ 0. ये है आपके पास वैल्यू, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ कोर्स. सो इफ़ यू मेक कैलकुलेशंस अगेन, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.0928 farad, isn't it? So this is the final result. So I am highlighting this final result. So here is the solution of this question. So that's all, dear students. Just revise your derivation and solve as many numerical as possible. So thank you very much.